हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूपीएससी मेंस 2021 का जीएस पेपर 1 का पेपर एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी यूपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन चल रहा है और हमारे सामने यूपीएससी जीएस पेपर 1 का पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी जीएस पेपर 1 जो पार्ट है उसमें 3 मेजर पोर्शंस आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री जिसमें इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज वर्ल्ड हिस्ट्री, और दूसरा मेजर सेक्शन है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड तीसरा सेक्शन है सोसाइटी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी। ओके, तो ये 3 मेजर सेक्शन से इस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना क्यों जरूरी है हमारे लिए। वैसे तो बोला जाता है कि यूपीएससी क्या है, एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है। इसमें मतलब प्रेडिक्ट करना दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल। बट अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें एग्जामिनेशन का पैटर्न पता चलता है। ठीक है, और हमें ये पता चलता है तो कि किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोर और लेस उनका नेचर लगभग एक जैसा होता है। हाँ, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हर साल वैरी कर सकता है, लेकिन नेचर अगर हम एनालाइज करें प्रीवियस ईयर पेपर्स को तो हमें उसके नेचर के बारे में पता चल सकता है, जो कि हमारे आने वाले जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है उसमें हमारी प्रिपरेशन करने में हमारी मदद करेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि देखिए यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछा गया है। टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी जीएस पेपर 1 में। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस 10 मार्क्स का पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सारे, और कुछ क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, 10 मार्क्स का और 15 मार्क्स का। और हमें पता है कि यूपीएससी में वर्ल्ड लिमिट का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपको वर्ल्ड लिमिट में रह के ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको 150 वर्ड में आंसर लिखने हैं। ठीक है, और जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको 250 वर्ड्स में। ठीक है, 250 वर्ड्स में, यहाँ देखें 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 250 वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा। तो दो टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल हम पेपर्स के नेचर को एनालाइज करते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो पेपर मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। पिछले साल की अपेक्षा अगर हम बोले तो थोड़ा इजी था। ठीक है, खासकर जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो पिछले साल की अपेक्षा क्वेश्चन आसान थे। ठीक है, दूसरी बात कि जो कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, जैसे मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्रिप्टो करेंसी का क्वेश्चन है या फिर माइनिंग का क्वेश्चन है, वो इंटर डिसिप्लिनरी है, यानी एक ही क्वेश्चन में दो या 3 सेक्शन को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि ये क्रिप्टो करेंसी वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो क्रिप्टो करेंसी में साइंस के साथ साथ हाउ डज इट इफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, यानी सोसाइटी को भी उसमें जोड़ा गया है, यानी 2 सेक्शन को मिलाकर 2 डिसिप्लिन से क्वेश्चन को एक साथ पूछा गया है। तो क्वेश्चंस कैसे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी हैं। तो हमें पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेक्शन को, किसी भी डिसिप्लिन को, किसी भी सब्जेक्ट को अलाइन करके नहीं पढ़ना है, मतलब उसको सेपरेटली में नहीं पढ़ना है, हमें कनेक्ट करते हुए सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। यानी इकोनॉमी को सोसाइटी से कनेक्ट करना है। ठीक है, ज्योग्राफी को इकोनॉमी से कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको माइनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, माइनिंग का, जो कि वो भी इंटरडिसिप्लिनरी है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है माइनिंग से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑयल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें भी कई सारे डिसिप्लिन के क्वेश्चन एक साथ हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है इस क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस वेर आस्क्ड ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years। यानी पिछले 2 साल से वर्ल्ड हिस्ट्री पर और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे। तो 2 साल के बाद इस साल वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप कभी भी यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आगे भी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछने जाने का चांस है, मतलब पूछे जाने का चांस कम है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी को बोला ही जाता है अनप्रेडिक्टेबल। तो जो भी सिलेबस है आपके पास, सबसे पहले तो मेंस का जो सिलेबस है आप उसको थॉरली उसको याद करें, ठीक है, दिमाग में रखें, ताकि आप पढ़ते समय उन सिलेबस को टच करें। सिलेबस को टच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस से बाहर जाकर क्वेश्चन नहीं पूछती है, सिलेबस के अंदर रह के ही क्वेश्चन पूछती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है। अब देखिए क्वेश्चंस को अगर हम एनालाइज करेंगे, सेक्शन वाइज इसको बांटेंगे, तो हम देखेंगे कि कल्चर से, देखिए हिस्ट्री में 3 मेजर सेक्शन है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। पहला है इंडियन कल्चर, दूसरा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड तीसरा है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कल्चर से अगर हम, और चौथा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। तो कल्चर से देखें अगर, कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री से, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कितने मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, जो कि काफ़ी इजी है, मॉडरेट है, ठीक है। दूसरा को पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से, पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया है 10 मार्क्स का, ओके, 10 मार्क्स का, ओके। फिर अगर हम देखें मॉडर्न इंडिया से, तो मॉडर्न इंडिया से 2 क्वेश्चन पूछा गया है 15 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछा गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है 15 मार्क्स का। ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉरी, ज्योग्राफी से 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 15 ज्योग्राफी से 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, यानी 50 और 60, 110 मार्क्स का क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया है। तो इस बार ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस किया गया। वैसे यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि ज्योग्राफी से अच्छे नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, यानी ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से हमें तैयार करने की ज़रूरत है। और ज्योग्राफी को कोर ज्योग्राफी की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी को इकोनॉमी के साथ जोड़कर हमें पढ़ना है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं, उस तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर देखें सोसाइटी से, तो सोसाइटी से 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, यानी 20 एंड 45, यानी 65 मार्क्स का क्वेश्चन सोसाइटी से पूछा गया। तो सोसाइटी से भी इस बार ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो ये ट्रेंड मतलब ये क्वेश्चंस का जो मार्क्स का डिवीजन है, किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम अगर हिस्ट्री क्वेश्चंस को देखें, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखें, तो कुछ एक जनरल पैटर्न हम निकाल सकते हैं। क्या जनरल पैटर्न ये निकाल सकते हैं कि जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चंस वेयर इजियर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड, है ना, जो पिछले साल के जो क्वेश्चन थे उससे काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे कि इवेल्युएट द नेचर ऑफ वक्ती लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि वक्ती लिटरेचर के आपको नेचर को बताना है, ठीक है, नेचर को बताना है कि वक्ती लिटरेचर जो था, जो वक्ती मूवमेंट हुआ था मिडावल टाइम में, ठीक है, मध्यकालीन भारत में जो वक्ती मूवमेंट हुआ था, उसमें जो लिटरेचर था वो कैसा था,
ठीक है, उसका नेचर कैसा था और उसका इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन था, वो कैसे इंडियन कल्चर को इनरिच किया, कैसे इंडियन लैंग्वेज को इनरिच किया, खासकर लोकल लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बस पॉइंट देना था। दूसरा, अगर हम इससे देखें कि ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद अ स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो इसमें भी सिंपल है कि आपको राइज जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, आपको पता है कि ब्रिटिश टाइम में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, जिसकी शुरुआत आप बोल सकते हैं कि शुरुआत हुई थी राजा राममोहन राय से। तो वहाँ पे आपको वो उसके राइज एंड ग्रोथ को बताना है और स्पेशल फोकस आपको देना है यंग बंगाल। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट हुआ था डेरेजियो के द्वारा और ब्रह्मो समाज, ठीक है, राममोहन राय के द्वारा। तो ये दोनों मूवमेंट को फोकस में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए आपको ओवरऑल सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का जो ग्रोथ हुआ उसको बताना है। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और किसी भी बुक में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर द एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड सोशल कल्चरल प्रॉब्लम इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट। ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से क्वेश्चन है कि प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में क्या क्या सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं आई, उसको आपको बताना है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड्स आए हैं। कल्चर्स अगर हम देखें तो कल्चर का क्वेश्चन जो है वो मिडावल इंडिया से है। कल्चर का क्वेश्चन मिडावल इंडिया से ज़्यादा पूछा गया है, मध्यकालीन जो इतिहास है हमारा उससे ज़्यादा पूछा गया है, और मॉडर्न इंडिया से भी है। मॉडर्न इंडिया के सोशो रिफॉर्म से क्वेश्चन है। एंशिएंट इंडिया से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि ब्रिंग, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 आप देखें, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। तो जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बीच में जो भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा, उसको बताना है। ठीक है, वो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ अगर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखें, ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखें तो मेजर क्वेश्चन ज्योग्राफी रेंज फ्रॉम इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन है, इजी टू मीडियम लेवल है। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को इसमें बैलेंस किया गया है, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे लैंडस्लाइड का क्वेश्चन है जो कि सिंपल आप एनसीईआरटी पढ़कर उसको आंसर दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो दोनों के जो कारण है, वेस्टर्न घाट्स और हिमालय में लैंडस्लाइड के अलग अलग कारण है। आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी बहुत ही सिंपल है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा कि दोनों के बीच में क्या कारण है। ठीक है, दोनों के लैंडस्लाइड में क्या कारण है, दोनों को अगर हम देखें, फिजियोग्राफिक रीजन देखें, फिजियोग्राफी अगर उसको कॉजेज देखें तो दोनों का अलग अलग कारण है वहाँ के लैंडस्लाइड में। तो ये हमें एनसीईआरटी वाले बुक में मिल सकता है। हाँ, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गोंडवाना लैंड। हाँ, देखिए, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट मच लेस टू इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन परसेंटेज। ओके, डिस्कस। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक तो कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी को भी इसमें लिंक किया गया है। ठीक है, और दूसरा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको करेंट अफेयर्स का नॉलेज चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप
प्रिपरेशन करें या जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो उसको करंट से ज़रूर जोड़ें, ठीक है, उसे करंट से जोड़कर उस घटना को देखें, चाहे वो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप इकॉनमी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसको करंट से जोड़ कर देखें कि करंट में क्या कुछ ऐसी घटनाएं हैं, करंट में क्या उससे रिलेटेड कुछ ऐसा न्यूज़ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको करंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। सम क्वेश्चंस जैसे आपको दिखेगा कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह ही वो रिपीट कर रहा है, जैसे कि आर्कटिक, क्योंकि अभी क्या है कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक पे बहुत ज़्यादा फोकस है वर्ल्ड का, तो इसलिए यूपीएससी बार बार आर्कटिक और एंटार्क्टिक से क्वेश्चन पूछ रही है। इससे क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ द एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द अर्थ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको क्या है, अवेयरनेस इसमें रखना है, करंट अफेयर से रिलेट करना है इसको। आपने न्यूज़ में अभी करेंटली सुना ही होगा कि अंटार्कटिक में जो एक आइसबर्ग है वो टूटा है, आइसबर्ग, ठीक है, और उसका जो एरिया है वो दिल्ली के जितना बड़ा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था और उससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो जो भी इशूज़, करंट का इशूज़, कंटेम्प्रेरी इशूज़ जो भी न्यूज़ में रहेंगे, हो सकता है वो सिर्फ पिछले साल में जो न्यूज़ में है सिर्फ उससे ना पूछ के पिछले 2-3-4 साल में जो भी इश्यूज न्यूज़ में रहे हैं उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लगातार उस पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, लगातार उसके बारे में जानकारी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरह आप देखें कि आईटी सेक्टर वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर्स, अगर अवेयरनेस है आपको करंट अफेयर्स का, तो इस क्वेश्चन का आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। सोसाइटी के क्वेश्चंस अगर देखें तो ट्रिकी होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है, हमेशा हर साल ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, दिस सेक्शन ट्रिकी होता है। इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसमें इसके आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा एनालिटिकल आप में पावर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि गिग इकॉनमी का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे गिग इकॉनमी है, क्रिप्टो करेंसी है, नॉलेज सिस्टम है। उसमें क्या किया गया है, साइंस और इकोनॉमिक्स को लिंक कर दिया गया है, ठीक है। और ये थोड़े से आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं ये क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी डेप्थ, आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक पे, ठीक है। तो सोसाइटी के क्वेश्चंस को आपको स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, अच्छे से उसको प्रिपरेशन करते समय आगे के लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि जो सोसाइटी वाले क्वेश्चंस हैं उस पर आप राइटिंग प्रैक्टिस खूब करें, मतलब लिखने की ज़रूरत है इस पर, ठीक है। आपके पास करंट का नॉलेज रहेगा, ठीक है, करंट में जो घटनाएं हो रही हैं, कुछ आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बेस होगा, बट अगर आप इस पर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जामिनेशन में इसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम की बहुत ही कमी होती है और बहुत जल्दी आपको सोचना होता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, प्रिपरेशन के टाइम में ही आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें इस पर। तो ये कुछ एनालिसिस था। अब क्वेश्चंस को हम देखते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करके हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो क्या था, इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस सेक्शन से है, ये कल्चर से है, ये मिडिवल टाइम का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत से पूछा गया है। जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसमें आपको पता होगा कि भक्ति मूवमेंट क्या था, एक कल्चरल रिवॉल्यूशन था, ठीक है। कल्चरल रिवॉल्यूशन, देखिए कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लिटरेचर आता है, रिलीजन आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कल्चरल रिवॉल्यूशन था, तो भक्ति रिलीजियस मूवमेंट हुआ था और इसमें लिटरेचर डेवलप हुआ था। जैसे आप पढ़ेंगे अगर साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में अलवर थे और नयनार्स थे, ठीक है। तो जो विष्णु भक्ति धारा और शिव भक्ति धारा के जो समर्थक थे, और वहाँ पे तमिल लिटरेचर को बहुत ही प्रमोट किया गया था, ठीक है। भक्ति मूवमेंट के कारण, भक्ति लिटरेचर के कारण तमिल लैंग्वेज को, तमिल, मलयालम या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज थे उनको काफ़ी प्रमोशन मिला था, क्योंकि जो ये भक्ति सेंट होते थे वो लोकल लैंग्वेज में पोएम लिखते थे।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भक्ति लिटरेचर कैसा था, रीजनल नेचर था उनका। भक्ति लिटरेचर कैसा था, रीजनल था, ताकि वो लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके। तो उनका नेचर कैसा था, रीजनल था। तो इसी पे आपको पॉइंट्स लिखने हैं और साथ ही साथ ये बताना है कि ये कल्चर को कैसे प्रमोट किया। तो आप बता सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेज के प्रमोशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जैसे तमिल के प्रमोशन में, साउथ इंडिया में तमिल लिटरेचर को प्रमोट करने में इनका बहुत ही, तमिल और कन्नड़ लिटरेचर को प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान। नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो अवधी भाषा को, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सूफी संत थे, बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन के जनक थे, जिन्होंने अवधी भाषा को, ठीक है, जैसे तुलसीदास अवधी भाषा को, फिर ब्रिज की भाषा को प्रमोट किया था, जैसे सूरदास, मीराबाई। तो इन सभी ने रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया, उसको इनरिच किया, और इस तरह से हमारे इंडियन कल्चर को एक नया आयाम देने का काम किया। दूसरा कि इस भक्ति लिटरेचर ने क्या किया, हमारे रिलीजन को प्यूरिफाई करने का काम किया। तो उन्हें प्यूरिफाई करके उसे और इनरिच करने का काम किया। तो इस तरह से हम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन है, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो आपको पता है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना राम मोहन राय ने की थी, और राम मोहन राय को बोला जाता है कि द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, ठीक है, जो पुनर्जागरण हुआ इंडिया में, उसका फादर कहा जाता है। तो जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, उसके राइज को बताना है आपको, क्यों राइज हुआ ये। और ये ब्रिटिश टाइम में हुआ था राइज, लगभग 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में, 1800 समथिंग में ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इसके पीछे के कारण को भी बताना है, क्या कॉजेज थे उस समय सोसाइटी में, क्या कारण था, ठीक है, उसको भी बताना है आपको। और ग्रोथ को भी बताना है कि कैसे ये इसका ग्रोथ हुआ, कैसे ब्रह्मो समाज के निर्माण हो, उसके बाद बाकी सारे मूवमेंट्स आए, जैसे कि आर्य समाज आया, ठीक है, फिर दूसरे रिलीजन में भी ये मूवमेंट हुआ, जैसे अहमदिया मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद ऐसे इसके ग्रोथ को बताना है। और लेकिन आपको स्पेशल फोकस किस पे रखना है, यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज पे। यंग बंगाल डेरेजियो के द्वारा लाया गया था, और ब्रह्मो समाज राम मोहन राय। तो इन दोनों पे स्पेशल फोकस रखते हुए आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, उसके ग्रोथ को बताना है, यानी उसके पीछे के कारण को बताना है, राइज को बताना है, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। और आपको वर्ड लिमिट ध्यान में रखना है कि 150 वर्ड्स में, देखिए किसी भी आंसर को लिखते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। एक इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन जैसे 150 वर्ड्स है, तो 30 to 40 वर्ड्स में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, 30 वर्ड्स में, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन लिखते समय ये ध्यान रख सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो इंट्रोड्यूस करते समय अगर किसी कोई घटना है, उसको अगर रेफरेंस देते हुए उसको इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं, या किसी स्टेटमेंट को, किसी बड़े लोगों ने कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई कोटेशन दिया है, उसको अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आपका आंसर काफ़ी इफेक्टिव होगा। उसके बाद होता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में डायरेक्ट आपको स्ट्राइक करना है क्वेश्चन पे, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, तो सीधे राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज को बताना है स्पेशल रेफरेंस रखते हुए। तो इन बॉडी पार्ट में एकदम क्या कहते हैं, हिट द बुल साइज, यानी इधर उधर कुछ भी कहानी नहीं करना है, और पॉइंट्स वाइज उन पॉइंट्स को लिखने हैं। और कंक्लूजन में कंक्लूड करना है। कंक्लूजन में क्या होता है कि आपका निष्कर्ष निकालना रहता है, जो भी आपने डिस्कस किया ऊपर, उसका निष्कर्ष क्या है। और अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कंक्लूजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assess the main administrative issue and socio-cultural problem in the integration process of Indian princely state। तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे उनको इंटीग्रेट करने में क्या क्या दिक्कतें आई, और सरदार पटेल ने कैसे उन चीज़ों को, उन दिक्कतों का सामना करते हुए, उनको दूर करते हुए उन्हें इंटीग्रेट किया। खासकर आप यहाँ पे 3 प्रिंसली स्टेट का जिक्र कर सकते हैं जिन्हें इंटीग्रेट करने में काफ़ी दिक्कतें आई थी, जो थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर। तो इन तीनों प्रिंसली स्टेट को कैसे इंटीग्रेट किया गया, क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई, पॉइंट वाइज आपको लिखना है, ठीक है, कहानी नहीं यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट।
देखिए हिमालयन रीजन क्या है, हिमालय क्या है, एक यंग फोल्डेड माउंटेन है। और जो वेस्टर्न घाट्स है हमारा, जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स मतलब जो चेन ऑफ माउंटेन है वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में, उसे बोला जाता है वेस्टर्न घाट। चेन ऑफ माउंटेन इन वेस्ट कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया कहा जाता है वेस्टर्न घाट। तो वहाँ पे लैंडस्लाइड का क्या कारण है, ठीक है। और हिमालय में लैंडस्लाइड का क्या कारण है, तो अगर लैंडस्लाइड के कारणों को आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो उनका ओरिजिन है उसको डिस्कस करना पड़ेगा कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। हिमालय तो यंग फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डिंग के कारण इनका निर्माण हुआ है। और वेस्टर्न घाट का निर्माण कैसे हुआ था, सब्सिडेंस के कारण। सब्सिडेंस, जब लैंड एरिया सब्सिडेंस हो जाता है, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स का निर्माण हुआ था। तो उसके निर्माण, उसके ओरिजिन को डिस्कस करते हुए आपको बताना है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड के क्या कारण है। नेक्स्ट है, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन परसेंटेज, ठीक है। आपको पता है कि जब पैनेशिया था, मतलब वर्ल्ड एक साथ था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार, तो उस समय 2 मेन लैंड थे, ठीक है। ऊपर में था आपका ये अंगारलैंड, और नीचे था गोंडवाना लैंड, ठीक है, अंगारलैंड और गोंडवाना लॉरेशिया, ठीक है। तो ये इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और गोंडवाना लैंड का पार्ट है तो काफ़ी इनरिच है ये मिनरल्स में, ठीक है, मेटानिक मिनरल्स भी हैं यहाँ पे। तो इसके बावजूद हमारे यहाँ जो माइनिंग इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो डिस्कस करना है इसको, डिस्कस मतलब देखिए यहाँ पे जो भी डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं उन पे भी ध्यान रखना है। डिस्कस बोल रहा है तो डिस्कस में आपके पास स्कोप है कि सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को, नेगेटिव पॉइंट्स को हर तरह से डिस्कस में सबसे ज़्यादा फ्रीडम होता है आपके पास कि हर तरह से उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या कारण है लेस होने का, ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्री का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसके कम होने का क्या कारण है, इसका सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है कम होने का, ठीक है, और माइनिंग करने में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि और बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाटर बॉडीज जो भी थे हमारे पास वहाँ पे हमारा अर्बन, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वी आर अर्बनाइजेशन हो रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज इंक्रीज हो रहा है, तो अर्बन फ्रिंज बन रहे हैं, अर्बन फ्रिंज बन रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा अर्बन एरिया है वो फैलता जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो वाटर बॉडीज़ थे उस पर भी हम क्या कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ पे भी अर्बन लैंड यूज हो रहा है, यानी उस पर मकान बन रहा है, रोड बन रहे हैं, ठीक है। और इसके कारण अर्बन फ्लड की समस्या हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने बेंगलोर में देखा था अर्बन फ्लड की समस्या। और इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन, और क्या इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, जो फ्लोरा एंड फौना है उसको थ्रेट हो रहा है, खासकर जो वेटलैंड है हमारे उस पर जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो फ्लोरा एंड फौना को थ्रेट पहुंचता है, जो हमारा फूड साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, फूड वेव डिस्टर्ब होता है। साथ ही साथ हमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की समस्या झेलनी पड़ती है, जैसे कि अर्बन फ्लड, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल्स देना है, जैसे बेंगलोर में बेंगलोर का एग्जांपल आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र मुंबई का एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द ग्लोबल occurrence of volcanic eruptions in 2021 and their impact on regional environment। तो देखिए वोल्केनिक इरप्शन, बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं, जैसे चिली है, चिली में बहुत सारा एक्टिव वोल्केनो है। फिर यहाँ पे आपको पैसिफिक ये ओशन में आप देखें तो रिंग ऑफ फायर है पूरा, तो उसमें आप अगर देखें तो फिलीपींस है, उसे तो आइलैंड ऑफ वोल्केनो ही बोला जाता है।
तो उसमें बहुत सारे वोल्केनिक एरप्शन हुए हैं, उसके इम्प्लीकेशन को बताना है, रीजनल इन्वायरमेंट पे क्या इम्प्लीकेशन है। तो उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे अभी दिमाग में आ रहा है कि देखिए वोल्केनो का आप बहुत सारे निगेटिव लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं ड्रॉबैक की वोल्केनिक एरप्शन से क्या दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वोल्केनिक एरप्शन से जो भी मिनरल्स अंदर से, अर्थ के अंदर से ऐश के रूप में, ऐश के फॉर्म में जो आता है वो धीरे धीरे लैंड पे स्प्रेड होता है और उससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जो ऐश होते हैं, जो फ्लाई ऐश होते हैं, वो रिच इन मिनरल्स होते हैं और वो जब फैलते हैं लैंड पे तो उससे क्या होता है, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, उसका फर्टिलिटी बढ़ता है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप लिख सकते हैं, जो रीजनल एनवायरनमेंट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है वोल्केनिक इरप्शन का, वो लिख सकते हैं। बाकी बहुत सारे पॉल्यूशन के कारण भी आप लिख सकते हैं कि SO2 रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, ठीक है, ये सारे आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं कि कौन कौन से इरप्शन हुए हैं, मेजर इरप्शन हुए हैं 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 8 नंबर, तो वाई इज इंडिया कंसीडर्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट, इलाबोरेट योर आंसर। ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे अभी चल रहा है कि जो नेपाल है या फिर भूटान है या फिर श्रीलंका है या फिर मालदीव्स है, ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं और ये काफ़ी न्यूज़ में है अभी, चाहे वो मालदीव्स हो चाहे वो श्रीलंका हो, अभी काफ़ी न्यूज़ में है काफ़ी दिनों से। और इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। तो देखिए मैं बता दूं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, ठीक है, बांग्लादेश है, ठीक है, इधर आप देखें तो पाकिस्तान है, इधर श्रीलंका है और मालदीव्स है। तो ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं, ठीक है। तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला, सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महादेश, ठीक है। महादेश क्या होता है, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, ठीक है, लार्ज, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। लेकिन इंडिया को भी, इंडिया के अगर हम देखें लैंड मास को, ठीक है, तो इंडिया भी एक बड़ा लैंड मास है, ठीक है। और अगर हम देखें तो लगभग ये 3 तरह से ओशन से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। और तो जो भी कंटिनेंट होने की जो भी क्राइटेरिया है, कुछ क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है, ठीक है। हाँ, साइज़ में ये बहुत छोटा है, कंटिनेंट से काफ़ी छोटा है, इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। और इस लैंड मास में काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे मालदीव्स है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ठीक है, तो ये पाकिस्तान है। तो ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इस लैंड मास में एक साथ, तो इसलिए ये कॉन्टिनेंट के कुछ फीचर्स को फुलफिल करता है, इसलिए इसे, और हाँ साइज में ये छोटा है इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, पॉइंट वाइज आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विथ मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम, ठीक है। तो यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज में बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये। आपको भले ही कुछ नहीं आता हो, लेकिन आपको पता है कि हम ट्राइबल को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम क्यों शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करता है और ट्राइबल एरिया है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया का कंसेप्ट है। क्यों? ताकि हम ट्राइबल्स को बचा सकें। हम ट्राइबल्स को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि ट्राइबल्स का अपना एक यूनिक कल्चर होता है, ठीक है, उनका अपना एक यूनिक ट्रेडिशन होता है, एंड दे आर नेचर लविंग, ठीक है, वो नेचर को प्यार करते हैं, वो नेचर को वर्शिप करते हैं, वो नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर हम ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उनका अगर यूनिक कल्चर प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम इस तरह से इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्योंकि वो कम्युनिटी ही ऐसा, उनका ऐसा ट्रेडिशन ही है कि वो नेचर लविंग होते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें बहुत सारा ऐसा नॉलेज होता है, उनके पास ऐसा बहुत सारा नॉलेज होता है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। तो बहुत सारा ऐसा मेडिसिन के प्लांट्स के बारे में जिसे सिर्फ उन्हें ही पता है। तो आप
बहुत सारा करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि वेस्टर्न घाट में जैसे चल रहा था कि बायोडाइवर्सिटी को हमें एक्सप्लॉइट करना है, तो इसमें बोला जा रहा था कि जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, वहाँ की लोकल ट्राइब्स को है। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं तो हमें वो जो प्रॉफिट है उसे लोकल कम्युनिटी के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक यूनिक नॉलेज है, ट्राइबल नॉलेज है। खासी साथ ही साथ ये हमारे हेरिटेज को भी प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, हमारा हेरिटेज जो है, हमारी जो धरोहर है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको भी ये प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर डाइल्यूट नहीं होता है इनका कल्चर। ठीक है, तो इस कारण भी इनका जो यूनिकनेस है, ट्राइबल नॉलेज, वो अलग है। मेन स्ट्रीम नॉलेज हमारा जो मॉडर्न साइंटिफिक पे बेस्ड है, तो उसको आपको यहाँ पे दिखाना है। नेक्स्ट है एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी आपने सुना होगा न्यूज़ में, ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इकोनॉमी हमारे कैसे वुमेन को एम्पावर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मॉडरेट्स के बारे में बताना है। मॉडरेट्स ने कैसे जो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ। देखिए शुरुआत में क्या हुआ था, जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो जनरली जो फेज था वो मॉडरेट का फेज था। यानी जो भी कदम उठाया गया था मॉडरेट्स के द्वारा उठाया गया था, चाहे वो हमारे ये क्या कहते हैं गोखले हों, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर और भी जो मॉडरेट्स लीडर थे, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। यानी जो भी कदम था वो मॉडरेट कदम था। शुरुआत में हमने क्या किया था कि ब्रिटिश को हम पैसिवली काउंटर करते थे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, ज़्यादातर अवेयरनेस फैला रहे थे लोगों में कि नेशनलिज्म की भावना डेवलप कर रहे थे, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनसे कनेक्ट हो रहे थे, और ये बाद में बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ, डिसिसिव साबित हुआ। क्योंकि शुरुआत में हमने क्या किया, हमारा कंट्री क्या था, हमारे कंट्री में नेशनल भावना नहीं थी, वो बटा हुआ था। तो शुरू के मॉडरेट्स ने क्या किया, मॉडरेट फेज में क्या किया, उन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार किया, या फिर ग्राउंड तैयार किया, जिस पे बाद का जो फ्रीडम मूवमेंट लड़ा गया। ठीक है, यानी लोगों में नेशनलिस्ट की भावना डाली गई, लोगों के राय को जाना गया, उनके विचारों को जाना गया, है ना। और उसको उनका जो क्वेश्चन था, लोगों का जो क्वेश्चन था, उनका जो एस्पिरेशन था, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। तो ये बाद वाले दिनों में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ, और फ्रीडम मूवमेंट को ये एक सपोर्ट देने का काम किया बाद में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देयर अरोज अ वेरियस चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सीरियस चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम। आपको पता है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद और वर्ल्ड वार 2 से पहले काफ़ी सारे चेंजेस आए, खासकर जर्मनी को बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए, उसको काफ़ी चीज़ों से सामना करवाया। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को एक चैलेंज पहुँचा था। उसी चैलेंज को आपको बताना है, एग्जांपल्स देके, आसान क्वेश्चन है। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेज ऑफ द बर्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन। आपको अलाइनमेंट दिखाना है कि उनका डायरेक्शन कैसा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की। जनरली अलाइनमेंट इस तरह से है। अगर आप रॉकी माउंटेन को देखें, नहीं, रॉकी का थोड़ा सा आपको नॉर्थ वेस्ट से आपको साउथ ईस्ट की तरफ दिखेगा। उसी तरह अगर आप एंडीज़ को देखें, एंडीज़ का नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। उसी तरह हिमालयंस को देखें तो हिमालय का जो अलाइनमेंट है वो है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। तो इस तरह से अलाइनमेंट है उनका, और उस अलाइनमेंट के कारण जो वर्ल्ड के मेजर जो लोकल वेदर कंडीशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे एग्जांपल्स के साथ बताना है, जैसे हिमालय का बता सकते हैं कि जो हिमालय का अलाइनमेंट है वो मॉनसून को कैसे अफेक्ट करता है, वेदर को कैसे अफेक्ट करता है। तो आपको पता है कि बाहर वाले आने वाले साइबेरियन विंड को वो रोकता है, साथ ही साथ मानसून को इंडिया से बाहर जाने से रोकता है, और बारिश करवाता है, इंडिया में अच्छा बारिश होता है। इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून क्लाइमेट है। उसी तरह रॉकी का भी आप बता सकते हैं, एंडीज़ के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो 14
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर। देखिए आपको आर्कटिक आइस और ग्लेशियर जो है अंटार्कटिक में दोनों कैसे वेदर पैटर्न्स को ह्यूमन एक्टिविटी को अर्थ पे ये अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि अंटार्कटिक में जो ग्लेशियर हैं, जो आइसबर्ग हैं, वो जो आइसबर्ग से अलग हो रहे हैं, बहुत सारे आइसबर्ग्स अलग हो रहे हैं टूटकर, ठीक है। तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है कैसे वो हमारे वेदर पैटर्न को अफेक्ट करेगा और कैसे ह्यूमन एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन, जैसे कि आपको पता है कि मिनरल ऑयल जो वर्ल्ड में है वो कुछ ही जगह पे सेंट्रलाइज है, कुछ ही जगहों पे सेंट्रलाइज है, जैसे कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मिनरल ऑयल बहुत ज़्यादा है। फिर कुछ मिनरल ऑयल आपको साउथ अमेरिका में दिखेंगे, ठीक है। फिर वेनेजुएला में, फिर अमेरिका में, मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में ऑयल के कारण काफ़ी पॉलिटिक्स होता है, राजनीति होती है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, कि सारे कंट्रीज का फोकस कहाँ रहता है, मिडिल ईस्ट में, ठीक है, सेंट्रल एशिया में, ताकि वो ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके, क्योंकि ऑयल की इकोनॉमी ही अभी जियो पॉलिटिक्स को ड्राइव कर रही है। तो ये सारा आपको लिखना है। दूसरा कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन लिखना है कि बहुत सारे कंट्रीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, जैसे कि इंडिया के मेजर इंपोर्ट का मेजर पोर्शन ऑयल के रूप में होता है। तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन आप बता सकते हैं, इसका सोशल इम्प्लीकेशन बता सकते हैं आप, है ना, कि ऑयल के प्राइस के बढ़ने और घटने, क्योंकि जो ऑयल है जनरली गल्फ़ कंट्री या मिडिल ईस्ट में बोल सकते हैं, तो वहाँ का जो उसका प्राइस कंट्रोल है वो हमारे इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है और सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट और इन द मेजर सिटी ऑफ इंडिया। देखिए कुछ मेजर सिटी में आईटी इंडस्ट्री है, जैसे बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, चेन्नई में है। तो ये सारे सिटीज़ में क्या है, आईटी इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर रहे हैं, गुड़गांव में है, नोएडा में है। तो ये आईटी इंडस्ट्री डेवलप करने के क्या मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन आप बता सकते हैं, जहाँ भी आईटी इंडस्ट्री होगा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ की इकोनॉमी मतलब इम्प्रूव करेगी, जीडीपी ग्रोथ अच्छा होगा वहाँ का, वहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। सोशल इम्प्लीकेशन भी आप बता सकते हैं कि वहाँ किस तरह से सोशल इम्प्लीकेशन होगा, वहाँ की सोसाइटी में सिविक सेंस डेवलप होगा, एक वेस्टर्न थॉट डेवलप होगा, है ना। तो इस तरह से आप इम्प्लीकेशन वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट्स आउट द मेजर टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। पॉपुलेशन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉपुलेशन एजुकेशन का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। यही ऑब्जेक्टिव है कि पॉपुलेशन के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, इसके इम्प्लीकेशन के बारे में अवेयर किया जाए और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, ये एजुकेशन का लक्ष्य है। क्या मेजर्स उठाए गए हैं इंडिया में, ये सब आपको बताना है। पॉपुलेशन एजुकेशन से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड क्या मेजर्स उठाए गए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसी, देखिए बहुत ही न्यूज में था और एक्सपेक्टेड था इस पे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, लेकिन इसको सोसाइटी के साथ जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और वो ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और वो सारे ब्लॉक्स मिलकर हर ब्लॉक एक कोड जनरेट करता है जिसको क्रिप्टो बोलते हैं, ठीक है, कोड जनरेट करता है। और किसी भी ब्लॉक में अगर छेड़छाड़ होता है, यानी कोई भी नया ट्रांजेक्शन होगा, तो वो सारा जो उसका कोड है वो पूरा चेंज हो जाएगा, यानी कोई भी बाहर से बिना अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्रोटेक्शन के दृष्टि से, सिक्योरिटी के दृष्टि से सबसे सिक्योर वे ऑफ माना जाता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, एक वर्चुअल करेंसी है,
ठीक है, मतलब इस करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ ब्लॉक्स में है, मतलब ये फिजिकली ये कोई करेंसी नहीं, आप इसको अगर निकालना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन आपके पास 10 बिटकॉइंस है, ठीक है, इसका मतलब कि वो 10 बिटकॉइन का इंफॉर्मेशन वहाँ पे है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वो स्टोर्ड है, मतलब आपके बारे में, और नया कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो अपडेट होता जाता है। लेकिन ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, वर्चुअल करेंसी है। तो इसके बारे में बताना है हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो आप बता सकते हैं ये क्रिप्टो करेंसी क्या है कि एक सिक्योर वो है, तो ये इसका पॉजिटिव भी आप बता सकते हैं, नेगेटिव भी बता सकते हैं कि इसको जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, तो इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग का खतरा बढ़ सकता है। हैज़ इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, ये भी आप बता सकते हैं। रिसेंट में बिटकॉइंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ा है, ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी का बढ़ा है, तो इंडियन सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है ये आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज इमिडिएट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ को कैसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं, जो फैमिली सिस्टम है, हमारा मैरिज सिस्टम है, ठीक है, मैरिज सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, फिर रिलीजन है, फिर लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन कर रहे हैं, इसकी कंटिन्यूटी को हम मेंटेन कर रहे हैं। और कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हम अपने कल्चर को, हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, हम वो वैल्यूज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इम्पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में बता सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के द्वारा हम अपने ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ को मेंटेन कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सोशलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये हमें सिखाता है कि सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना है, हम अपने वैल्यूज़ को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसे प्रिजर्व करना है, ठीक है। और सोशलाइजेशन के 3 स्कूल्स होते हैं, पहला है फैमिली, दूसरा है स्कूल एंड तीसरा है सोसाइटी। तो ये तीनों अलग अलग मेथड से, जैसे जो फैमिली है वो रोल मॉडलिंग के थ्रू, जो स्कूल है वो वैल्यू एजुकेशन के थ्रू, और जो सोसाइटी है वो एथिकल कोड के थ्रू हमें क्या करता है, हमें सोशल वैल्यूज़ इम्पार्ट करता है। और इस तरह से हम सोशल जो वैल्यूज़ है, हमारा ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें क्या चेंजेज आए हैं, क्या इफेक्ट आए हैं, बहुत सारे चेंजेज आए हैं, वो हमें बताना है। चाहे वो मैरिज सिस्टम हो तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेज आए हैं, चाहे वो फैमिली सिस्टम हो, जैसे हमारा जॉइंट फैमिली था पहले, अब न्यूक्लियर फैमिली होता चला जा रहा है। तो ये जो चेंजेज आए हैं वो भी हमें बताना है, ठीक है। हमारी जो वैल्यूज़ है वो कैसे बदली है, कैसे वेस्टर्न थॉट्स का उस पर इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, कैसे ग्लोबलाइजेशन का उस पर इम्पैक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना है। होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। मैं जीएस पेपर 2 यानी जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, जीएस पेपर 2, यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 भी मैं डिस्कस करूँगा आने वाले दिनों में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।